नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर हमारी इस वीडियो में वेलकम और स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि मार्क्स का जो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वो किस सीमा तक, कहाँ तक समाज के अंदर परिवर्तन और विकास को समझाने में सहायक होता है, उसकी समीक्षा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। लेकिन आपसे निवेदन है, हम सिद्धांत को पढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम चलते हैं कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को द जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक में अर्थात जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत किया। मार्क्स ने इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने की बात की। उनके जीवन काल में और आज भी परंपरागत इतिहासकार इतिहास का वर्णन राजा महाराजा एवं अभिजात वर्ग के उत्थान के संबंध में करते हैं। ये परंपरागत इतिहास राजा महाराजाओं के शासन काल को क्रम से सन संवतों में प्रकट करता है, लेकिन निम्न वर्ग और दलितों का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मार्क्स ने इतिहास का ये उपागम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को गहराई से अध्ययन किया और ये कहा कि उत्पादन प्रणाली अर्थात उत्पादन की शक्ति और उत्पादन के संबंधों में जो परिवर्तन है उससे इतिहास का निर्माण होता है। समाज का विकास किसी वीर राजा महाराजा या अवतार से नहीं होता है। इसमें उत्पादन के तरीकों में जो परिवर्तन होते हैं उनसे समाज का इतिहास है वो निर्मित होता है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है हेगल की तरह आदर्शात्मक काल्पनिक या दार्शनिक व्याख्या नहीं थी, बल्कि एक अनुभविक नियम है जो मानव इतिहास की गतिविधि को निर्धारित करता है। ये कोई वैज्ञानिक सिद्धांत न होते हुए भी वह अवलोकन है जो समाज को इतिहास की वास्तविक दशाओं को दर्शाता है। मार्क्स का ये कहना कि समाज का विकास न तो सम्राट अशोक न ही अकबर महान के द्वारा होता है, न ही कोई वीर नायक या अवतार के द्वारा होता है। जब उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। समाज की जो संरचना है उसका आधार भौतिक वस्तुएं होती हैं जिनमें मनुष्य की जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, उससे जुड़ी होती हैं। उनकी पूर्ति जो है उससे जुड़ी होती है। इनसे मिलकर के आर्थिक संगठन का निर्माण होता है। भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त समाज में जो कला साहित्य धर्म दर्शन राजनीति का उद्गम भी है वो भी उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंधों के अंतर्गत ही परिवर्तन उसका निहित होता है। समाज की जो रचना है उनका आधार भौतिक वस्तुएं होती है, न कि विचार। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो सारा ध्यान है वो भौतिक वस्तुओं के ऊपर निर्भर करता है। मार्क्स ने कहा, कुछ पूर्ववर्ती जो विचारक थे उनके विचारों का खंडन मार्क्स ने किया। कुछ विचारक ही मानते थे कि भौगोलिक दशाओं के कारण से समाज के अंदर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं वो पाई जाती है, लेकिन मार्क्स ने इन तत्वों का खंडन करते हुए लिखा कि भौगोलिक दशाएं समाज के विकास या परिवर्तन का निर्णायक कारक नहीं है।
कुछ लोग ये सोचते अवश्य हैं कि समाज के निर्माण में भौगोलिक दशाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सामाजिक जीवन पर उनका गहरा प्रभाव होता है, परंतु इसके अनुरूप समाज का निर्माण होता है ये कहना कतई उचित नहीं है। अगर ये होता तो भौगोलिक दशाओं के बदलने या न बदलने पर सामाजिक जीवन में परिवर्तन होना या नहीं होना निर्भर करता। यद्यपि समाज की भौतिक जीवन की अवस्थाओं में प्रकृति या भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, ये कारक अवश्य है, परंतु मुख्य रूप से इसी के द्वारा सामाजिक जीवन पर निर्णायक प्रभाव नहीं डाला जाता। क्योंकि यूरोप के उदाहरण को हम लें कि यूरोप का जो भौगोलिक पर्यावरण है वो वर्षों से अपरिवर्तित रहा, लेकिन पिछले 3000 वर्षों के ऊपर यदि हम दृष्टि डालें तो एक के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का पतन, उद्भव, विकास हुआ। यदि भौगोलिक पर्यावरण जिम्मेदार होता तो ऐसी स्थिति में अपरिवर्तित भौगोलिक पर्यावरण में एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था कायम नहीं हो पाती। हम देख सकते हैं कि यूरोप के अंदर आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था, उसके बाद में पूंजीवादी व्यवस्था और रूस के अंदर समाजवादी व्यवस्था देखी जा सकती है। इसके बावजूद कि लगभग जो भौगोलिक पर्यावरण है वो यूरोप का एक ही था। तो ऐसी स्थिति के अंदर भौगोलिक पर्यावरण को उसका उत्तरदायी कारक है वो नहीं माना जा सकता। दूसरा, जो पूर्ववर्ती विचारक थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को निर्णायक कारक माना, समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाओं में के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि एक आवश्यक तत्व माना गया, क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या के बिना समाज के भौतिक जीवन का निर्माण संभव नहीं होता। लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद समाज के विकास में जनसंख्या वृद्धि का निर्णायक प्रभाव नहीं मानता है, क्योंकि इस कारक के द्वारा ये पता नहीं लगता कि एक व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का उदय क्यों हुआ। यदि जनसंख्या की वृद्धि इसका कारण निर्णायक होता तो यह भी आवश्यक था कि जिस स्थान की जनसंख्या अधिक थी वहाँ पे उच्च स्तर की सामाजिक व्यवस्था पाई जानी थी, अर्थात वहाँ पर अधिक जनसंख्या वाले समाजों में उच्च स्तर की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए थी। भारत में एक समय में जनसंख्या का घनत्व रूस से बहुत ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से विकसित स्तर की नहीं दिखाई दी। जनसंख्या की अधिकता होने के कारण के बावजूद भी, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जनसंख्या की जो वृद्धि है समाज के विकास में निर्णायक कारक नहीं है। इस प्रकार से हमारा जो ये पूर्ववर्ती विचारकों के द्वारा जो कारक रखे गए जनसंख्या का बढ़ना या भौगोलिक दशाएं, उनका खंडन मार्क्स ने अपने विचारों के अंदर किया। तो इस वीडियो के अंदर हमने उन कारकों के ऊपर बात की जिनका खंडन मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को नई दृष्टिकोण से देखने पर किया। अगले वीडियो में हम इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में जो निर्णायक कारक है उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।